गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने मेटल और नॉन मेटल की क्लास फर्स्ट जो थी उसको ली, और आज समर वेकेशन का जिस तरीके से अपना सेकंड डे है, और सेकंड डे पर भी हम लोग जो है वो मेटल और नॉन मेटल का जो पार्ट सेकंड जो है वो ले रहे हैं। आपको बता दूं कि अपने कल जो है वो दो वीडियोस देखे होंगे आपने, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, जो कि मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे। आज हम कुछ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हमारे पीछे रह गए थे उन क्वेश्चन को देखते हुए और फिर अपन जो है धातुओं के कुछ रासायनिक गुणधर्म जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, और सभी स्टूडेंट्स आपसे ये भी आग्रह रहेगा, आप जो भी क्लास देख पा रहे हैं उस क्लासेस के जो नोट्स हैं वो नोट्स भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जो है वो मिल जाते हैं। आप उसको बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से, जिस तरीके से आप अपने फिजिकल रूप से अपने क्लासरूम में पढ़ रहे होते हो, ठीक उसी तरीके से आप लोगों को अपने रजिस्ट्री में उसको नोट करते चलना है, उसको वापस मॉर्निंग टाइम के अंदर उसका रिवीजन करते चलना है, ताकि जितनी भी क्लासेज आपकी हो रही है वो सारी क्लासेज आपके लिए बिल्कुल शानदार तरीके से आप पेश करें। और आने वाला जो 7 दिनों के बाद में आपका एक टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, उसमें आपकी रैंक अच्छी रहे। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप बिल्कुल मनोयोग के साथ में इस क्लास के साथ में जुड़े रहे। आपको बता दें कि कल हम बात कर रहे थे कि अधिकांश जो धातुएं होती है, जो अधातु है, वो उनका ऑक्साइड प्रदान करती है और वो जल में घुलकर एक अम्ल बनाती है। यानी संक्षिप्त रूप से कह दिया जाए तो जितने भी अधातुएं होती हैं उन सभी अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें, अधातुओं के ऑक्साइड हमेशा अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। इनकी प्रकृति जो होगी, इनकी नेचर होगी, जो ऑक्साइड बनाएंगे वो अम्लीय होगी। जबकि आपकी जो धातुएं होती है वो सभी धातुएं जो आपकी होगी वो क्षारकीय ऑक्साइड होगी। यानी वो सारे के सारे उनकी प्रकृति जो होगी वो क्षारकीय प्रवृत्ति होगी। अगले बात के अंदर अपन यही पढ़ने वाले कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं उनके बारे में अधिक जानकारी लेंगे। यानी यहाँ पर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि अधातुओं के ऑक्साइड जो आपके होंगे वो सभी के सभी अम्लीय प्रवृत्ति के होंगे, जबकि धातुओं के जो ऑक्साइड होंगे वो आपके क्षारकीय प्रकृति के होंगे। ये सारे जो अपन है वो इसके धातुओं और अधातुओं के जो रासायनिक गुणधर्म है उसमें बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। कल जो हमने क्लासेस देखी उस क्लासेस के आधार पर अभी जो आप इस क्लास को देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं और इस आंसर को आप अपने कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ऐसी एक धातु का एग्जाम्पल देना है जो कमरे के ताप पर एक द्रव अवस्था में होती है। तो आपने कल धातुओं के बारे में और अधातुओं के खूब सारे एग्जाम्पल देखे और उनके अपवाद देखे। यही मान के चलो कि सभी जो मेटल्स हैं वो एक अलग तरह का व्यवहार करती है, जबकि कुछ मेटल्स ऐसी है जो उसका विपरीत जो व्यवहार करती है, यानी विपरीत व्यवहार करने वाले उसके सारे के सारे जो है वो अपवाद गिने जाते हैं। तो अपना आंसर बताइएगा, कमरे के ताप पर जो द्रव धातु है वो कौन सी धातु है? बाकी सारी की सारी सॉलिड फेज में आपको मिलती है। तो आप लोगों का आंसर यहाँ पर होना चाहिए कि कमरे के ताप पर जो द्रव धातु है वो, जिसको आप पारा या फिर आप उसको मरकरी बोलते हैं, ये कमरे के ताप पर आपकी द्रव धातु है। यदि ये आंसर आपका था इसका मतलब है कि आपका आंसर राइट है, आपने कल बिल्कुल मनोयोग से पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि चाकू की सहायता से जिसको आसानी से काटा जा सके। यानी आपने कल देखा बहुत सारी मेटल्स जो होती है वो मैक्सिमम मेटल्स जो है वो सॉलिड फेज में होती है, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी है जिसका गलनांक बिंदु जो है वो बहुत कम होता है और उनका घनत्व जो है वो भी कम होता है। इन सभी गुणधर्मों की वजह से उसको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, और ये भी कहे तो धातुओं का एक तरीके से अपवाद है। और इसका आंसर जरा अपने कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि चाकू की सहायता से जिस धातुओं को, जिस मेटल्स को आसानी से काटा जा सके वो मेटल कौन सी है। यदि आपका आंसर इसके अंदर सोडियम और पोटेशियम का है तब आपका आंसर राइट है, आप सही कह रहे हैं, आप सही दिशा में जा रहे हैं। सोडियम और पोटेशियम जो है वो दो ऐसी मेटल हैं जिस मेटल्स को आप चाकू की सहायता से आसानी से
काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड जो है वो ये है कि उष्मा की सबसे अच्छी चालक जो धातु है वो कौन सी है। आपने दो तरीके से इसको पढ़ा, एक आपने देखा विद्युत, एक पानी भी ले आना साथ में, विद्युत और विद्युत के साथ साथ में आपने ये भी देखा उष्मा के आधार पर। उष्मा और विद्युत के आधार पर आपने चालक धातुओं के एग्जाम्पल देखे, तो उष्मा की सबसे अच्छी चालक चालक है, सारी की सारी गुड जो है वो कंडक्टर है, लेकिन सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है, तो इसकी बात आपको मैंने कल बताई थी। आपके आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपका आंसर लिखने वाला हूँ। उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है, तो आपका आंसर होगा सिल्वर, जिसको आप चांदी कहते हो, सिल्वर और साथ ही साथ आपका कॉपर। ये चांदी और कॉपर जो है वो उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातुएं हैं। बाकी भी अच्छी कंडक्टर होती है, लेकिन सबसे यदि उच्च क्वालिटी की बात करें तो चांदी और कॉपर होगी। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, उष्मा की कुचालक धातु कौन सी है। आपको बता दे बेटा, यहाँ पर चालक की बात है जो अच्छा कंडक्टर होता है, और ये कुचालक है, यानी उसमें से होकर जो है वो उष्मा प्रवाहित नहीं होती है। ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो उष्मा की कुचालक है। आपका आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में डालें, कौन कौन सही बता पा रहे हैं। मैं आपके प्रत्येक के जो आंसर होंगे वो थोड़ी टाइम के बाद में, जैसे ही क्लासेस को फिर से मैं खुद चेक करूंगा, उस टाइम में देखा जाएगा कि आप किस तरीके से अपना आंसर दे रहे हैं। आपने क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर दिया होगा, सेकंड का दिया होगा, थर्ड का, एंड आप फोर्थ नंबर पर जो आप दे पा रहे हैं। तो आपने लेड का नाम सुना होगा, ये एक तरीके से उष्मा की कुचालक जो है वो धातु है। आपने एक और नाम सुना है जो मैं अभी यहाँ पर नहीं लिखूंगा, बल्कि आप उसको अपने कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि वो कौन सी ऐसी धातु है जो उष्मा की कुचालक होती है। तो इस तरीके से अपने 4 क्वेश्चन दिए थे, और ये सभी जो थे वो आपके मेटल के क्वेश्चन थे कि ऐसे कौन कौन सी मेटल्स है जो सामान्य दृष्टिकोण से अपना कुछ अलग ही अपनी प्रॉपर्टी दिखाती है। तो ये बात थी। अभी अपना क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड जो है वो ये है बेटा, आघात वर्धन्य और तन्य शब्द का अर्थ जो है वो आपको बताना है। जिस तरीके से आपने कल सभी धातुओं और अधातुओं के जो भौतिक गुणधर्म देखे, उसमें तन्यता का गुण भी आपने देखा, और मैंने कहा कि धातुओं के वे सभी गुणधर्म या धातुओं का एक वह गुणधर्म जिसके आधार पर उसको पिघाल कर एक लंबे तार के रूप में खींचा जा सकता है, तो वो उसके तन्यता का गुण था। और आघात वर्धन्य शब्द का मतलब यह था कि जब किसी भी मेटल को ऊपर से आघात किया जाए, और आघात करने पर यदि आप उसको उसकी शेप और साइज के अंदर यदि परिवर्तन ला सके या उसकी वृद्धि हो जाए, तो वो आघात वर्धन्य शब्द है। तो ये क्वेश्चन जो है वो भी आपको अपनी रफ रजिस्टर के अंदर उसको नोट करना है, और नोट करके और साथ ही साथ आपको जो नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मिलेंगे उसको भी जो है वो लिखते चलना है। और आप अगले टेस्ट के लिए भी आपको रेडी रहना है कि किस तरीके से हम लोग जो है अपनी रैंक जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हासिल कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गर्मियों की छुट्टियों में घर बैठे हुए हो और केवल एंजॉय कर रहे हो, ये बात ठीक नहीं है। बल्कि आप घर बैठे बैठे भी आप अपना सिलेबस जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कंप्लीट करके, और फिर जब आप अपनी स्कूलें रीओपन होगी उस टाइम आप यहाँ आओगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। एक बार जो पिछली चीजें हैं आप उनको नोट करें, मैं जस्ट वेट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। बड़ा दो वर्ड्स आप हमेशा ध्यान दें। जैसे दो वर्ड्स, एक तो आपने कल ये आया था कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म, आज ये अपना आ रहा है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। यदि आपने क्लास 6 और 7 में बढ़िया तरीके से देखा है
तो आपको पता लग गया होगा कि जो चीज़ें उसकी रंग, रूप, आकार, बनावट, शेप, साइज, इन आधार पर यदि हम उस चीज़ को देखते हैं तो वो सारे के सारे उसके भौतिक गुण होते हैं। लेकिन जब उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें, उसकी आंतरिकी बनावट को देखें, उसके आंतरिकी गुणों को देखा जाए तो वो सारे गुण जो होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, यानी मेरे कहने का मतलब है वो बाहर से देखने पर चीज़ें दिखाई नहीं देवे, तो वो सारी चीज़ें आपकी रासायनिक होती है और बाकी बाहर से दिखाई देने वाली सारी चीज़ें आपकी भौतिक होती है। एक बार इसको अब स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है उसको पढ़ते हैं अपन। धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम बात 3.1 से लगा करके 3.2.4 तक जो हमने पढ़ा में पढ़ेंगे अपन। और इसके लिए निम्नलिखित धातुओं के नमूने को एकत्रित करें, जिसमें आपके यहाँ पर मेटल्स जो है वो दे रखी है। आप यहाँ एल्यूमिनियम को देख सकते हो, आप यहाँ कॉपर का एग्जाम्पल देखेंगे, आयरन का, लेड, मैग्नीशियम, जिंक और साथ ही साथ सोडियम। ये कुछ आपके मेटल्स के नाम। और इसमें कहा गया है कि जब धातुओं का यानी मेटल का वायु के साथ में इसका दहन करवाया जाए, इसको जलाया जाए, तो जलाने से क्या होता है। आपको एक बात ये भी कह देता हूं कि कोई भी धातु हो, दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, वो हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है। और यहाँ पर भी हम लोग धातुओं को जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर उसका दहन करवा रहे हैं। आपने देखा कि वायु में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ में जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसका दहन होता है, यानी मैग्नीशियम रिबन जलता है। क्या सभी धातुएं इसी प्रकार से अभिक्रिया करती हैं? आइए इसके बारे में अपन बात करते हैं। आपने इसी केमिस्ट्री का यानी कि क्लास 10th की जो केमिस्ट्री का चैप्टर उसमें से जो फर्स्ट चैप्टर आपने देखा, उसमें ये भी देखा होगा कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनते हैं। तो हमें ये जानना है कि क्या सारी की सारी जो मेटल होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर जलकर क्या एक ही प्रकार का ऑक्साइड प्रदान करती है? क्या सभी को जो है मेटल जो है वो क्या एक ही तरीके से जलती है, यानी कि उनके रिएक्शन करने की जो रेट है, रिएक्शन करने की जो दर है, क्या वो समान है या अलग अलग है? आपने यदि पहले कहीं सुना हो तो ये भी देखा होगा कि जब सोडियम जैसी और पोटेशियम जैसी कुछ मेटल्स होती है जो इतनी ज़्यादा वायु के साथ में रिएक्ट करती है कि उनको रिएक्ट करने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको केरोसिन में डुबो के रखते हैं। चलिए ठीक है, इस एक्टिविटी को जरा आप देखते हैं। एकत्र की गई सभी धातुओं को चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका जब अपन दहन करवाएंगे, उसको चिमटे से पकड़कर मान लीजिए उस मेटल को अपन जला रहे हैं, अन्य धातुओं के साथ में भी ये आप रिएक्शन करवा सकते हैं। आप इस तरीके की जो क्रिया है वो कर सकते हैं। इससे उत्पन्न पदार्थ को जो कि ऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर अपने को राख के नुमा जो प्राप्त होगा, उस ऑक्साइड को हम एकत्र करेंगे। जो प्रोडक्ट तथा धातु की सतह को जो ठंडा होने दीजिए, जो आपको उत्पाद मिला उसको यानी कि ऑक्साइड को, और जो धातु के ऊपर जो जली हुई सतह है उसको अपन ठंडा होने देंगे। किस धातु का दहन आसानी से होता है? हम अलग अलग धातुओं के साथ में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब हमें आइडिया लगेगा कि कौन सी धातु जो है वायु के साथ में ज्यादा रिएक्ट कर रही है, कौन सी कम कर रही है। जब धातु का दहन हो रहा था तो ज्वाला का रंग क्या था? सभी धातुएं जब जल रही होती है तो अपनी अलग अलग ज्वाला जो है वो देती है। दहन के पश्चात धातु की सतह किस तरीके से प्रतीत होती है, यानी कि जब जलने से पहले यानी उसका दहन होने से पहले और दहन होने के बाद में उसके सरफेस के रंग में क्या परिवर्तन आता है। धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में जब अपन व्यवस्थित करेंगे तो आगे आपको सक्रियता श्रेणी जो है वो भी हम बताएंगे। क्या इनके उत्पाद जल में घुलनशील है? इन सभी क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो हम लोग अभी देखने वाले हैं कि किस तरीके से उसको रिएक्ट करने से पहले या रिएक्शन करने से पहले
और रिएक्शन करने के बाद में क्या उसकी स्थितियां बनती है और किस तरीके से उसकी संरचना जो है वो बदल जाती है, ये सारी बातें अपन इस टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। आप सबसे फर्स्ट की लाइन देख पा रहे हैं कि लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ में जब अभिक्रिया करते हैं और मिलकर एक संगत धातु का क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। आप जब फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे तो उसके जब टॉपिक जो फिजिकल प्रॉपर्टीज का कंप्लीट हो रहा था उसमें सबसे लास्ट में आपने देखा कि धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं और वही अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। ये बात हमने देखी। और अभी हम देख रहे हैं कि सभी धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ में उसका दहन करवाया जाएगा तो वो धातुओं की एक ऑक्साइड बनाती है। आप यहाँ पर इक्वेशन को देख पा रहे हैं कि कोई धातु जिसको आप ऑक्सीजन यानी वायु की उपस्थिति में जला रहे हैं तो वायु में ऑक्सीजन है और किसी भी चीज को जलने के लिए जिस गैस की आवश्यकता पड़ती है वो ऑक्सीजन है। जब धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया तो एक धातु का ऑक्साइड जो है वो आपको प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप लोगों ने कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया तो ये ऑक्सीजन के साथ में मिलकर एक काले रंग का कॉपर का ऑक्साइड बनाता है। अभी जो ऊपर की एक्टिविटी थी हमने उसमें देखा कि जब किसी मेटल को जलाया जाए तो उसके सरफेस के कलर में क्या परिवर्तन आ जाता है। ये कॉपर के साथ में अलग रंग आएगा, किसी और मेटल के साथ में आपका अलग रंग आएगा। यानी कहने का मतलब ये है सभी मेटल्स जो होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपनी अलग अलग तरीके से क्रिया करती है। यहाँ कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके और उस ऑक्सीजन अपने जो कॉपर था उस कॉपर की सरफेस के ऊपर जो है वो काले रंग का एक ऑक्साइड जमा हो जाता है। वो ऑक्साइड कहाँ से आया, वो धातु और धातु के साथ में ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई और उससे वो उसका ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर जो काले रंग का ऊपर एक मटेरियल जो जमा हो जाता है वो कॉपर का एक ऑक्साइड है। आप यहाँ पर इक्वेशन में देख पा रहे हो, यहाँ पर कॉपर के 2 परमाणु लिए गए हैं या O2 है और जब कॉपर के इन परमाणुओं के साथ में ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कॉपर का ऑक्साइड। आप कॉपर का ऑक्साइड देख पा रहे हैं और आपको यहाँ पर जो कॉपर और कॉपर के आगे जो ब्रैकेट के अंदर आपको ये इस तरीके से रोमन के 2 लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस बात का भी ध्यान दें कि कॉपर जो है वो +2 के रूप में लिखा जाता है और इसी की वजह से इसको जो है वो यहाँ पर 2 लिखा गया है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो इक्वेशन जो लिखा गया है वो इक्वेशन एक बैलेंस इक्वेशन है, एक संतुलित समीकरण है, जो कि आपने केमिस्ट्री के इसी आपने बुक का जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर देखा होगा कि इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के जो परमाणु हैं उन परमाणुओं की संख्या को किस तरीके से बराबर करके और उस इक्वेशन को बैलेंस किया जाए। खैर ये बात आपने पहले पढ़ रखी है और जब हम रिवीजन की क्लास फिर से चलाएंगे तब आपको वापस इसी इक्वेशन को बैलेंस करना फिर से एक बार सिखाएंगे। तो यहाँ पर कॉपर जो था जिसने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके कॉपर का ऑक्साइड बनाया और ये कॉपर का ऑक्साइड जो है वो काले रंग का ऑक्साइड है। ठीक इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि एक एल्यूमिनियम जो है वो भी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाती है। आप एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के साथ में जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया देखेंगे तो यहाँ पर आपको Al2O3 यानी एल्यूमिनियम का एक ऑक्साइड नजर आ रहा है। अब जरा आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो कॉपर का ऑक्साइड और यहाँ पर जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है इनकी नेचर जो है, इनकी प्रकृति जो है वो भी आपको अलग अलग दिखाई देगी। यहाँ जो एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है इनकी प्रकृति जो है वो कुछ ऐसी है क्योंकि कभी कभी ये क्या करते हैं, कुछ अम्लीय प्रवृत्ति वाले जो ऑक्साइड होते हैं उनकी भांति व्यवहार करते हैं और कभी कभी ये क्षारकीय प्रवृत्ति वाले जो ऑक्साइड होते हैं उनकी भांति व्यवहार करते हैं। यानी कि न तो इसको अम्लीय प्रवृत्ति वाले ऑक्साइड की कैटेगरी में रखते हैं, न ही इनको क्षारकीय प्रवृत्ति वाले जो ऑक्साइड की कैटेगरी में रखते हैं, बल्कि इनको बीच की कैटेगरी में रखा जाए। और आगे अपन देखेंगे कि बीच की कैटेगरी में रखे जाने वाले ऑक्साइड जो होते हैं वो उभयधर्मी ऑक्साइड गिने जाते हैं और उसका ये एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। आप देखेंगे कि अध्याय 2 में आपने देखा कि जब कॉपर का एक ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको आप HCl दिखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से किस तरीके से रिएक्शन करता है। हम जानते हैं कि जब धातु का ऑक्साइड और धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति जो आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि उनकी प्रकृति क्षारकीय प्रवृत्ति होती है
और ये कॉपर का ऑक्साइड, यानी कि ये कॉपर एक धातु है और ये धातु का ऑक्साइड जब HCl के साथ में ऑक्साइड मतलब अभिक्रिया करी, जैसे हमने कहा ये कॉपर का ऑक्साइड और कॉपर के ऑक्साइड ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करी तो किस तरीके का व्यवहार करेगी। और इसमें लिखा है कि जब धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड जैसी कुछ धातुएं ऑक्साइड अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार जो है वो प्रदर्शित करती है। ये नोट करने योग्य पॉइंट है, क्योंकि सभी मैक्सिमम जो धातुएं होती है उन धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल हैं जिनके ऑक्साइड, जैसे यहाँ पर आपको नाम दे रखा है जिंक का ऑक्साइड हो गया, आपके एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया, ये क्या करते हैं अम्लीय तथा अम्लीय के साथ साथ में क्षारकीय दोनों प्रकार का व्यवहार जो है वो प्रदर्शित करता है। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारकीय दोनों से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। एक बार पुनः देखें, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके और क्या बनाते हैं, लवण और जल प्रदान करते हैं। ऐसे सारे ऑक्साइड आपके किस टाइप के ऑक्साइड रहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड रहेंगे, और जिसका आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो जो कि एक किस तरीके का ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। और ये क्या करेंगे, जब इनको किसी अम्ल और क्षार के साथ में विक्रिया करवाएंगे तो ये लोग क्या करेंगे, लवण और जल प्रदान करते हैं, तो उसे कहेंगे हम उभयधर्मी ऑक्साइड। अम्ल तथा क्षारक के साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार से रिएक्शन करता है, जो कि हम अभी देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है वो एसिड के साथ में और बेस के साथ में अभिक्रिया जो है वो करते हैं। आप लोग जितना कुछ भी आपको करवाया जाना है टॉपिक, उस टॉपिक के साथ में जब आपकी क्लास चल रही होती है तो पूरे मनोयोग के साथ में उसे जुड़े रहे, क्योंकि मैं मानता हूं कि यदि तुम लोग थोड़ा सा भी वीडियोस देखते टाइम के अंदर आपका ध्यान यदि वहां से भटक गया तो मैं मानता हूं कि इसमें से कुछ इक्वेशन की प्रकृति जो है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। फिर आप कहोगे सर ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आया। मैं कहता हूँ किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको उसके साथ में मनोयोग से जुड़ने की जरूरत होती है। और अभी तो तुम लोग घर पे बैठे हुए आराम से बैठकर और आराम से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो देखिए जरा ध्यान से, ये है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो अभी हमने पहले देखा कि Al2O3, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में अभिक्रिया करवाई जा रही है और ये एक लवण बन रहा है। ये क्या बन रहा है, एक लवण दे रहा है। लवण के साथ ही साथ आप लोगों को क्या प्राप्त हो रहा है, जल प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी इसी जो लवण को यूज किया गया, ये जो ऑक्साइड जो था एल्यूमिनियम का, इस एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को और इसको जो है वो NaOH के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इसके रिएक्शन करवाई जा रही है। देन यहाँ पर क्या बन रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा है। और इसी सोडियम एल्यूमिनेट की प्रकृति और एल्यूमिनियम, ये जो आपको AlCl3 लिखा हुआ है, ये भी एक आपका लवण है और लवण के साथ में आपको यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, एक जल प्राप्त हो रहा है। अब आपको देखना ये है, हमने अभी जो बात की उभयधर्मी ऑक्साइड की, तो इसमें देखा कि जब ये एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो है ये कभी कभी जो है वो अम्लों के साथ में अभिक्रिया करके और कभी क्षार के साथ में अभिक्रिया करके उनकी प्रकृति जो है वो दिखाता है। यानी कहने का मतलब है ये न तो पूर्ण रूप से अम्लीय प्रवृत्ति दिखाता है, न पूर्ण रूप से क्षारकीय दिखाता है। यानी दोनों कैटेगरी में इसको रखा जा सकता है और इस वजह से दोनों कैटेगरी में रखना ठीक नहीं समझा, तो इसको किस में रख दिया गया, एक उभयधर्मी ऑक्साइड में रख दिया गया, क्योंकि यह तो क्षारकीय प्रवृत्ति भी शो करेगा और साथ ही साथ ये जो है वो अम्लीय प्रवृत्ति भी शो करता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो आपके बड़े महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। कई बार प्रश्न एग्जाम के अंदर ही पूछा गया कि किस टाइप के दो कोई अपने ऑक्साइड्स के जो है वो नाम बताइए जो कि एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो आपको ये बात कह दी गई थी। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल के अंदर अघुलनशील होते हैं। अघुलनशील का मतलब है कि जल के साथ में रिएक्ट करके घुलते नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम का ऑक्साइड और पोटेशियम का ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार से जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, क्षार प्रदान करते हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हो Na2O
जिसको जल के साथ में अभिक्रिया करवाई गई, और जब जल के साथ में अभिक्रिया करवाई तो यहाँ पर आपको क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला। बच्चों तुम लोग ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ एस लिखा हुआ है या एल लिखा हुआ है या एक्यू लिखा हुआ है, ये इसकी फेज को बताता है कि ये जो सॉलिड फेज में है, H2O जो कि लिक्विड फेज में आपका, सोडियम के हाइड्रोक्साइड जो कि आपका जलीय विलयन जो है वो आपका प्राप्त हो रहा है। तो इन चीज़ों को आप देख पा रहे हैं। जैसे K2O जो कि आपका सॉलिड फेज में, इसकी रिएक्शन आप जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में करवाए, सॉरी आपने H2O के साथ में यानी कि जल के साथ में करवाई, तो यहाँ पर KOH आपको प्राप्त हो रहा है और इस तरीके से ये रिएक्ट कर रही है। आप एक्टिविटी 3.9 में हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती है। यहाँ से अपने को ध्यान देना है कि सभी मेटल जो है वो किसी भी कहने का मतलब जो अपनी मान लीजिए मैं धातु कहूँ, और धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ में एक समान रेट से जो है वो रिएक्शन नहीं करती है। यानी सभी धातुओं की अपने ऑक्सीजन के साथ में जो रिएक्ट करने की जो दर होगी वो सब में अलग अलग होती है। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करेगी, और पोटेशियम और सोडियम जैसी कुछ धातुएं तो इतनी तेजी से, यानी कि उसकी रेट इतनी ज़्यादा है, इतनी तेजी से अभिक्रिया करेगी कि खुले में रखने पर वो तो नॉर्मली आग पकड़ लेती है, और इसलिए उनको सुरक्षित रखने के लिए, आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन का तेल, जिसको मिट्टी का तेल कहा गया, उसमें डुबोकर रखना पड़ता है। और उसमें डुबोकर रखने का मतलब ये हुआ कि वो वायु के साथ में जो रिएक्ट है वो नहीं करेगी, और जब वायु के साथ में रिएक्ट नहीं करती है तो वो आग भी नहीं पकड़ेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कई बार बेटा ये भी प्रश्न पूछा गया कि आपकी सोडियम और सोडियम के साथ साथ में पोटेशियम जैसी जो धातुएं हैं उनको खुलने में नहीं रखकर बल्कि उसको केरोसिन के बीकर के अंदर डुबोकर रखा जाता है। क्या कारण है? तो आप लोग बताओगे कि ये वायु के साथ में बहुत तीव्र गति से विक्रिया करती है और जल जाती है, आग पकड़ लेती है, इस वजह से उसको डुबोकर रखते हैं। सामान्यतः पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की एक पतली सी परत जो है वो चढ़ जाती है, और ऑक्साइड की ये जो परत है ये धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से क्या करती है? सुरक्षित करती है। आप लोगों को मैं बता दूं कि जिस तरीके से आपकी कोई मेटल, यानी कि मान लीजिए सिल्वर के घर पे आपके आभूषण है और वो चांदी के आभूषण यदि कई दिनों तक पड़े रहते हैं तो उनके ऊपर भी क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके कुछ चादर नुमा एक परत बन जाती है, और वो ऑक्सीकरण की जो परत है, वो ऑक्सीकरण की परत मतलब उसकी जो ऑक्साइड की जो परत बनी है वो ऑक्साइड की परत वापिस उसी मेटल को ऑक्सीकरण से सुरक्षा प्रदान करती है, यानी ज्यादा और ज्यादा ऑक्सीडेशन नहीं हो। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, बल्कि ये क्या करता है, जब बर्नर की ज्वाला में लौह चूर्ण को डालते हैं तब ये तेजी से जलने लगता है, और कॉपर तो दहन नहीं होता है कॉपर का भी, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत जो है वो जरूर चढ़ जाती है। सिल्वर और गोल्ड अत्यंत ही अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ तक जो आज पढ़ा वो कुछ केमिकल रिएक्शन जो थे ये देखा, और यहाँ जो आप जितने भी कॉन्सेप्ट आप देख पा रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से एक जो आपकी मेटल होती है वो मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगी, और रिएक्शन करने के बाद में किस तरीके से अपना ऑक्साइड बनाती है, और वही ऑक्साइड यदि किसी धातु के ऊपर यदि चढ़ जाए तो वो वापिस ऑक्सीडेशन से किस तरीके से मेटल को बचाने का काम करती है। ये सारी बातें जो आपने यहाँ पर देखी, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो किस तरीके से जल के साथ में रिएक्शन करते हैं, और उसकी प्रकृति जो है वो किस टाइप की होती है। ये सारी बातें जो है वो हमने यहाँ पर देखी। मैं आप सभी से ये आशा करता हूँ कि जितनी चीज़ें आज हम लोगों ने पढ़ी वो सारी चीज़ें आप वापस पुनः बैठकर इनका रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करके कल की जब क्लासेस शुरू होगी उससे पहले जब आपसे प्रश्न किए जाएंगे एक बार, और वो प्रश्नों की आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही तरीके से देंगे। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ में, इसी आशाओं के साथ में आज की क्लास जो है उसको आप समाप्त कर रहे हैं, और आप बहुत बढ़िया तरीके से घर पे रहे। आप गर्मियों की जितनी लू चल रही है उससे बचाव करें, आराम से बैठ के इन क्लासों को रेगुलर पढ़े। धन्यवाद।